अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतहर काज़मी। आज के सवालनामा में कुछ अहम खबरें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तायात नाअहली को ख़त्म कर दिया है। यकीनन ये नवाज शरीफ साहब और दीगर जो ऐसे सियासतदान हैं जिनको तायात नाअहली का सामना था, उनके लिए बड़ा रिलीफ है। उसके साथ साथ गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि द इकॉनमिस्ट की जानिब से एक दफ़ा फिर चेयरमैन यानी बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो आर्टिकल शेयर किया गया और आज दोबारा शेयर किया गया। उससे पहले भी शेयर किया गया ट्विटर के ऊपर, एक्स के ऊपर। ये वो आर्टिकल है जो उन्होंने जेल से लिखा। इस आर्टिकल के लिखने के बाद बहुत सारे लोगों ने दुनिया भर में इस आर्टिकल को पढ़ा, लेकिन जो रिस्पॉन्स पाकिस्तान की निगरान हुकूमत की जानिब से आया, उनके निगरान वज़ीर इत्तलात की जानिब से आया, मुर्तज़ा सोलंकी साहब की जानिब से, उसके बाद हमने देखा कि इस आर्टिकल को ना सिर्फ इकोनॉमिस्ट बार बार शेयर कर रहा है, बल्कि दुनिया भर में इस आर्टिकल के अंदर इंटरेस्ट भी पैदा हुआ। लोग इसको पढ़ रहे हैं। और अगर ये कहा जाए कि जितने दफ़ा ये आर्टिकल रीट्वीट हुआ है, जितनी दफ़ा ये आर्टिकल शेयर हुआ है इकोनॉमिस्ट के अपने एक्स अकाउंट के ऊपर, उसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने इकोनॉमिस्ट को जर्नलिज्म के ऊपर लेक्चर देने की कोशिश की, लेकिन उसका जवाब इकोनॉमिस्ट ने बार बार इस आर्टिकल को शेयर करके दे दिया है और ये बता दिया है कि उस लेक्चर का उनके ऊपर कितना असर हुआ या नहीं हुआ। दूसरी जानिब गुज़िश्ता रात को एक दफ़ा फिर हमने देखा पाकिस्तान में डिजिटल जो वेबसाइट्स हैं, यानी सोशल मीडिया की जो वेबसाइट्स हैं, उनकी सर्विस डाउन हो गई, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का गालिबन कोई फ़ंड रेजिंग इवेंट था, उन्होंने अपना मंशूर भी पेश करना था। और जो ही शाम का वक्त हुआ, देखा कि मुल्क भर के अंदर बुनियादी तौर पे डिजिटल मीडिया की वेबसाइट्स की सर्विस को स्लो कर दिया गया, या फिर वो किसी वजह से स्लो हो गई और उन तक रसाई एक तरह से नामुमकिन हो गई। इससे पहले हमने देखा कि दिसंबर के महीने में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक ऑनलाइन जलसा था और उस वक्त भी मुल्क भर के अंदर डिजिटल मीडिया की, सोशल मीडिया की वेबसाइट्स को डाउन कर दिया गया। कोई उसकी तकनीकी वजह थी या क्या वजह थी, हमें नहीं पता। उस वक्त भी इंटरनेशनली इसको रिपोर्ट किया गया। इस दफ़ा भी जब इसके ऊपर एक तरह से हमने देखा कि सर्विस को रिस्ट्रिक्ट किया गया है, तो BBC ने भी रिपोर्ट किया, फ्रांस 24 ने भी रिपोर्ट किया, वॉइस ऑफ अमेरिका ने भी रिपोर्ट किया। और वो चीज़ जो मुकामी सतह के ऊपर होनी थी, एकदम से वो एक आलमी खबर बन गई। उसी तरह जिस तरह वो जो आर्टिकल छपा था इकोनॉमिस्ट में, अगर उसके ऊपर निगरान वज़ीर इत्तलात का किसी किस्म का रिएक्शन ना आता या फिर वो इकोनॉमिस्ट को लेक्चर देने की कोशिश ना करते, तो वो आर्टिकल इतना ज़्यादा ना पढ़ा जाता। इतनी दफ़ा इकोनॉमिस्ट ने उसको शेयर भी नहीं करना था। और इसी तरह अगर कोई सियासी जमात अपना मंशूर ऑनलाइन पेश कर रही है, तो उसमें कौन सी ऐसी बात है? क्या वजह है कि बार बार इंटरनेट की सर्विस को इस तरह महदूद किया जाता है? अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक भी इंटरनेट तक एक्सेस, इंटरनेट तक रसाई अब आपका एक बुनियादी हक है। क्यों ये हक आवाम से बार बार छीना जाता है? या फिर हमारे मुल्क के अंदर इंटरनेट की सर्विसेज में कोई ख़राबी है, कोई मसला है जिसकी वजह से ये मसला बार बार सामने आता है? अगर हमने अपने मुल्क के अंदर अपनी इकॉनमी को डिजिटली इम्प्रूव करना है, पेपैल की सर्विसेज भी लाई जा रही हैं यहाँ पे, ये भी कह रही है निगरान हुकूमत, लेकिन दूसरी तरफ इंटरनेट की ये हालत है कि आए रोज़ इस किस्म की शिकायतें सामने आती हैं जिसको आलमी सतह के ऊपर रिपोर्ट किया जाता है और वो आलमी सतह की खबर बनती है। इस हवाले से सोचने की ज़रूरत है। जो मुतल्लिका लोग हैं, ज़िम्मेदारान हैं, उनको सोचने की ज़रूरत है। हमने PTA से भी रब्ता करने की कोशिश की, उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश की, लेकिन उनसे हमारा रब्ता नहीं हो सका। किसी किस्म का मौक़िफ़ उनकी जानिब से हमें नहीं दिया गया। हो सकता है कि ये जेन्युइनली कोई मसला हो जिसकी वजह से तमाम इंटरनेट जो साइट्स थी, जो सोशल मीडिया की साइट्स थी, उनकी सर्विस स्लो हो गई थी। एनीवे, इस मसले के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं जिब्रान नासिर साहब, जो समाजी कारकुन हैं और उसके साथ साथ माहिर कानून भी हैं। जिब्रान नासिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। जनाब, बहुत शुक्रिया मुझे मदऊ करने के लिए। अच्छा, इसमें जिब्रान, हमने गुज़िश्ता रोज़ देखा कि पाकिस्तान में दोबारा जो सोशल मीडिया वेबसाइट्स थी, या तो वो बिल्कुल डाउन थी या उस हवाले से इंटरनेट काफ़ी ज़्यादा स्लो था। अब इस पे कानून क्या कहता है? क्या इसमें कोई कानून मुदावा कर सकता है इस चीज़ का? हुकूमत को इस चीज़ के ऊपर आप मजबूर कर सकते हैं कि जनाब मेक श्योर किया जाए कि किसी किस्म का रखना ना आए इंटरनेट सर्विसेज में? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं इस बात पे क्लैरिटी होनी चाहिए कि एक्सेस टू इंटरनेट जो है वो अब बुनियादी इंसानी हकूक़ की जो तशरीह है उसमें शुमार होता है।
क्योंकि वो ना सिर्फ आपके राइट ऑफ एक्सप्रेशन से रिलेटेड है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से, बल्कि आपके राइट टू बिजनेस और ट्रेड से भी रिलेटेड है कि अब जब सैकड़ों मिलियन डॉलर्स का कारोबार पाकिस्तान में इंटरनेट के तवस्सुस से होता है, और यकीनी तौर पे अदालतें कई बार ये फैसले दे चुकी हैं कि अगर आपने किसी फंडामेंटल राइट पे रिस्ट्रिक्शन लगानी है, कोई उसको पाबंदी करनी है, तो वो मुकम्मल नहीं हो सकती, वो रीजनेबल होगी। अब ये रीजनेबल की तशरीह कैसे आएगी? वो तशरीह आती है जो पार्लियामान लेजिस्लेशन जो है वो कानून बनाती है। तो हमें नजर आता है कि 1996 का एक कानून है पीटीए का, जिसमें 2 सेक्शंस हैं, एक सेक्शन 8 और एक सेक्शन 54, जिस दोनों सेक्शंस की तशरीह भी सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी एक फैसले में कर चुका है। सेक्शन 8 है प्री एम्प्टिव मेजर, यानी कि आपको खतरा है कि इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए कहीं कुछ होने वाला है, तो आप एक मखसूस वक्त के लिए, एक मखसूस जगह के लिए तायुन करके उसका, वो भी अगर कोई सिक्योरिटी इदारा मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के जरिए पीटीए को कोई रिपोर्ट या रिक्वेस्ट भेजे, तो आप बंद कर सकते हैं। ठीक है। जो सेक्शन 54 है वो है कि जब आपने पूरे मुल्क के अंदर एक लामहदूद मुद्दत के लिए इंटरनेट बंद करना हो, मगर उसका तस्वुर सिर्फ तब किया जाता है जब सदर मुमलिकत मुल्क में इमरजेंसी नाफिज कर दे। यकीनी तौर पे 10 मई, 11 मई, 12 मई, जब पिछले साल 3 दिन 72 घंटे मुल्क में इंटरनेट बंद रहा, या 17 दिसंबर जब पीटीआई का वर्चुअल जलसा था, या कल 7 जनवरी जब बताया जा रहा है कि पीटीआई का टेलीथॉन था इंटरनेट के जरिए, किसी भी दिन इमरजेंसी नाफिज पाकिस्तान में नहीं हुई थी। तो हम फिर आ जाते हैं सेक्शन 8 की तरफ, जिसमें कहा गया है कि मखसूस इलाके के लिए, मखसूस वक्त के लिए, और इस वजह के साथ कि सिक्योरिटी खदशात क्या हैं, और मिनिस्ट्री इंटीरियर ने वो रिक्वेस्ट भेजी हो, पीटीए खुद से ये काम नहीं कर सकता। इसका बाकायदा 2009 का पीटीए का एक पॉलिसी डायरेक्टिव भी है। तो हमें अब ये जानना चाहिए और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से पूछना चाहिए कि ये कब और कैसे हुआ, क्योंकि मुझे इतना तो पता है कि जब पीडीएम की हुकूमत थी गुज़िश्ता साल, और मई में 3 दिन ये इंटरनेट बंद किया था, तो 16 मई को उस वक्त के जो पीटीए, उस वक्त के जो टेली कम्युनिकेशन के और आईटी के वफाकी वजीर थे, जिनका ताल्लुक एमडीएम से था, उन्होंने ये बयान दिया था कि उनको किसी ने ना पूछा, ना किसी ने बताया, ना उनको समझ में आ रही है कि दिन इंटरनेट हुआ और इसके एवज में हमें बिलियंस का नुकसान हुआ। अच्छा, इसमें जबरान, माजी में भी आपने अदालत से रुजू किया था, वही जब पिछले बरस इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल हुई थी, तो क्या उसका कोई जवाब आया, कोई हतमी फैसला किया अदालत ने? और दूसरा, ये जो हालिया दिनों में हमने देखा दिसंबर में इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल हुई, गुज़िश्ता रात को मुअत्तल हुई, क्या इस हवाले से भी आप अदालत से रुजू कर रहे हैं? देखिए जी, पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर मैंने पिछले साल मई में एक पिटिशन फाइल की हुई थी, कुछ और लोगों ने भी की थी, और अब उसी पिटिशन का अब तक चूंकि हल नहीं निकला है, और अभी तक जो हमारे रिस्पोंडेंट्स हैं उन्होंने अपना जवाब जमा नहीं कराया है, वो एक तरीके से समझ लें कि फरारी इख्तियार कर रहे हैं, जबकि नोटिस उसमें हो चुके हैं। तो अब ये 30 जनवरी को केस दोबारा लगा है, और मैं बिल्कुल जो 17 दिसंबर को हुआ और जो 7 जनवरी को हुआ, चूंकि देखें इंटरनेट के साथ जब आप छेड़खानी करते हैं ना, तो इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स हैं, जिस तरह नेट ब्लॉक्स है, एक इदारा है, वो बाकायदा ट्रैफिक फ्लो इंटरनेट का ऑब्जर्व कर रहा होता है, उसने फौरन से ही इमीडिएटली एक रिपोर्ट शाया कर दी थी कि पाकिस्तान में इंटरनेट डाउन हो गया है। 17 दिसंबर को भी इन्होंने ये किया था, तमाम अखबार ने उसको कोट भी किया, और यकीनी तौर पे मईशत पे चूंकि हमारे यहाँ बताया जाता है कि साल का तकरीबन $400 मिलियन का रेवेन्यू सिर्फ वो फ्रीलांसर्स इकट्ठा करते हैं जो इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए अपनी सर्विसेज दुनिया को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि अगर कल को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मेरा उस जमात से ताल्लुक नहीं है, मगर इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट या मुल्क की जो इंटरिम हुकूमत है उनको तो वो काबिल कबूल नजर नहीं आ रही, अगर रोज फैसला हो जाता है वर्चुअल जलसे का 8 फरवरी तक, या टेलीथॉन का फंड रेजिंग का 8 जनवरी तक, जो कि इस पार्टी का कानूनी हक है इलेक्शन कमीशन के कानून के तहत, तो क्या रोज आप इंटरनेट बंद कर देंगे? आप अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाएंगे, आप पूरे मुल्क को एक कलेक्टिव पनिशमेंट देंगे, चूंकि आप एक सियासी पार्टी को सियासत से बाहर रखना चाहते हैं, उसके लिए हर हरबा इस्तेमाल होगा, और गरीब से लेके अमीर तक सब जो है उसको सहेगा। ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा जबरान, आपकी बात से जो मैंने निजाम में मुमकिन नहीं हो सकता। अच्छा, आपकी बात से जो मेरी समझ आई कि ये एक चीज जो मुकामी सतह की चीज है, अगर हम पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल करते हैं, तो आप ये कह रहे हैं कि वो चीज जो मुकामी सतह की चीज है वो खबर आलमी खबर बन जाती है? नहीं, देखिए, मैं आपसे कह रहा हूं कि जब इंटरनेट के साथ आप छेड़खानी करते हैं ना, चूंकि इसको मेजर करने का, ट्रैफिक के फ्लो को मेजर करने का, इंटरनेट की सहूलत को मेजर करने के बाकायदा मैकेनिज्म्स हैं, तो दुनिया में देयर आर इंटरनेशनल ऑब्जर्वेटरी बॉडीज जो कि बाकायदा मॉनिटर कर रही होती हैं कि दुनिया में कहां कहां किस वक्त इंटरनेट डाउन हुआ। तो जब आप पाकिस्तान में ये इंटरनेट डाउन करते हैं, बेशक पीटीए डिनाई कर दे,
बतेरे इंटरनेशनल इदारे हैं जो फौरन से रिपोर्ट शाया कर देते हैं और बता देते हैं कि इस मखसूस मुद्दत के लिए या इस मखसूस औकात के दौरान पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट बंद कर दिया गया था, जिसका फिर ऑफकोर्स जवाब देना पीटीआई की जिम्मेदारी है। तो ये प्रिटेंड नहीं कर सकते कि जी मुल्क में तो इंटरनेट सही चल रहा है, जैसे हमारे अक्सर दिन को रात और रात को दिन बता रही है अबूरी हुकूमत आके, तो ये इंटरनेट के साथ ये छिड़खानी नहीं कर सकते और इनको ये जस्टिफाई करना पड़ेगा अदालत में, अगर कम से कम अवाम के सामने नहीं कर सकते कि जो आपके कवानीन हैं, जो आपकी लेजिस्लेशंस हैं और जो आपके पॉलिसी डायरेक्टिव्स हैं, क्या आप उनकी पासदारी कर रहे थे या उन सबको साइड पर रख के आप कलेक्टिव पनिशमेंट मुल्क को दे रहे जो कि आपने एक पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट करना है। जिब्रान नासिर, बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमें ज्वाइन कर रहे हैं तहरीक इंसाफ के वकील इंतजार हुसैन पंजोता साहब। पंजोता साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। आज लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से दोबारा समाअत हुई सुप्रीम कोर्ट में, किस हद तक आप मुतमईन हैं कि आपको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी, और ब्रीफली जो तायात नाअहली ख़त्म हुई है उसके ऊपर भी थोड़ा सा कमेंट कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो इसी पे कमेंट कर लेते हैं कि ये आज भी एवन फील्ड की जो मलकियत है वो इन क्वेश्चन ही है, और मज़े की बात यह है कि अदालत को पता है कि जिस अदालत में वो आए, एयरपोर्ट पे अदालत चली गई थी, आपको याद होगा, वो उसी इमारत और उसी बिल्डिंग, उसी फ्लैट से होके आए, और अब जब ये वापस जाएंगे तो वापस उसी में जाएंगे। लेकिन उस जो उनका भार था या उसका जो क्वेश्चन मार्क था वो अभी वहीं का वहीं है। पर ये सवाल का जवाब तो सबकी खत्म हुई ना, सिर्फ मियाँ साहब के लिए रिलीफ तो नहीं है, तो सारे सियासतदानों को इससे फायदा होगा। देखिए, बात असूल की है, बात कानून की है, बात आइन की है। आइन के अंदर बहुत वाज़ेह है कि एक तरीक़ाकार है, अगर आइनी कोई रिक्वायरमेंट है जिसके ऊपर एक इंटरप्रिटेशन ऑफ कोर्ट भी आ चुकी है, तो फिर आइनी आप तरमीम कर लें। सियासतदान ही सारे असम्बली में होते हैं, कोई गैर सियासी शख्स तो नहीं होता। अगर उनको चाहिए कि वो अपने लिए ये चाहते हैं ये सहूलत, तो आइन को बदल लें, सिंपल। अगर ये कहा जाता है कि ये एक आमिर ने लाया था, तो उसके बाद मल्टीपल टाइम्स इन्होंने आइनी तरमीमें की हैं, तो 17वीं तरमीम होगी, 18वीं तरमीम होगी, ये कितने कंसेंसस के साथ इन्होंने की, तो ये उस वक्त भी कर लिया जाता। तो अब भी ये एक आइनी तरीकाकार है जो मौजूद है, तो उसके तहत अगर कर लें आप, एक महीने की भी ना रखें, कानून आपके पास है, आपके पास अख्तियार है। अगर आप ये समझते हैं हमारे साथ ज्यादती हो रही है तो फिर आप उसको तब्दील कर लीजिए। ठीक है। अच्छा, जो लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से आपके मुकदमे की समाअत हुई, उससे किस हद तक मुतमईन है आप लोग कि आपको मिलेगी लेवल प्लेइंग फील्ड? देखिए जी, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड उसी तरह से मिल रही है जिस तरह की हमें समाअत मिल रही है, माजरत के साथ। समाअत में आप देखिए कि हमारी तरफ से मल्टीपल एविडेंसेस जो हैं वो 3 मुख्तलिफ सीएम में फ़ाइल करके हमने उसके ऊपर किए। हमने हमारी टीम्स ने बड़ा उस पर काम किया और हर जगह से हमने कलेक्ट किए। अब यहाँ इनकी तरफ से एक जो ट्रिक खेला गया वो ये था कि इन्होंने फजूल के डॉक्यूमेंट्स लगा के वो 700 इतनी बड़ी मोटी उन्होंने पेपर बुक्स जो हैं वो ला के रात को इलेक्शन कमीशन ने और पंजाब हुकूमत ने वो जब वहाँ जमा करवा दी। अब उसके सफ़ा नंबर फलां के ऊपर अगर कोई ऐसी चीज़ लगी हुई है, वो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि उसको आप सारी गो थ्रू करें। हमें उसके लिए टाइम रिक्वायर्ड था। इवन अदरवाइज जो कुछ उन्होंने इंसिडेंट्स बताया जिसके ऊपर हमने बताया कि ये रिपोर्ट ऑन द फेस ऑफ इट बिल्कुल बोगस है, क्योंकि इनकी रिपोर्ट ये है कि कोई इंसिडेंट ऐसा हुआ ही नहीं। हमने कहा कि हम वीडियोज़ लेके आए हुए हैं USB के अंदर और आपको चला के दिखाते हैं, जिसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब ने बड़ा तारीखी जुमला कहा, शायद इसको हमेशा याद रखा जाएगा, कि उन्होंने कहा मैं देख के क्या करूंगा, आप मुझे ना दिखाएं, आप बताएं मैं क्या करूं। हमने उनको कहा कि आप हमें लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए हमारे अपकमिंग जो पिछले तमाम प्रोसेस था उसके अंदर स्क्रूटनी के मराइल भी तय हुए और जिस तरह हुए वो आपके सामने है, वो हम एक आग का दरिया है वो हम गुजार के आ गए हैं। लेकिन अब हमें जो हमारे कैंपेन कम से कम कैंपेन का राइट मिले और हमारे जो टिकट्स जमा होने हैं उसके ऊपर अब RO ऑफिस हमने जाना है, तो फिर से RO ऑफिस जो है वो किलों की मानद होंगे और वो फिर पुलिस की चौकीदारी में होंगे और हमें फिर से आप समझते हैं कि अभी तक वो रिलीफ आपको उस तरह नहीं मिला। अच्छा, दूसरा टिकट्स का आपने जिक्र किया, वो जो बोर्ड बना था जिसने जाके मुशावरत करनी थी चेयरमैन तहरीक इंसाफ से, कुछ उसमें आपका नाम भी था टिकट्स के मामले पे, तो ये टिकट्स का मामला किस तरह हल होगा? अब ये क्या इंतखाबी निशान से मशरूत है? उसकी हेयरिंग कल भी है पेशावर हाई कोर्ट के अंदर, फिर सुप्रीम कोर्ट में भी गालबन हेयरिंग होनी है, तो इस मामले को कैसे देख रहे हैं आप लोग? देखिए जी, बुनियादी तौर पर हमारे खिलाफ जितना भी ये एक्शन हो रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, ये एक कैलेंडर के तहत चल रहा है। ये शेड्यूल जो है वो इलेक्शन का नहीं आया, ये PTI की प्रोसिक्यूशन का एक शेड्यूल जारी हुआ था और उसी शेड्यूल के तहत आपको याद होगा कि अगर पेशावर हाई कोर्ट ये फैसला ना देती
कि 22 तक आपने फैसला करना है, और 22 को जब हमने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कहा कि आज आपका ऑफिस टाइम ख़त्म हो चुका है लेकिन अभी तक हमारा फैसला नहीं आया, तो उन्होंने फरमाया कि 22 रात 12 बजे तक है तो हम किसी भी वक्त जो है वो फैसला देंगे। और ये उसी दिन था जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने हमें लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए वहाँ भेजा, और उनकी एश्योरेंस ये थी कि हमारी कोई ग्रीवेंस नहीं होगा। उसके बावजूद हमारे कोई मल्टीपल एप्लीकेशंस मौजूद हैं ऑन रिकॉर्ड, हमने जो सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई है 77 लोगों की तरफ से, 77 कैंडिडेट्स की तरफ से हमने मेरी अपनी दरखास्तें हैं जिसमें मैं एप्लीकेंट हूँ, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। तो इसी तरह ये चलता जा रहा है। और अब बल्ले का निशान जो है वो उन्होंने आजकल में आके जो है हमसे लेना था ताकि हमारे पास कोई रेमेडी ना हो, लेकिन थैंक्स टू पेशावर हाई कोर्ट के वहाँ पे फैसला ऐसा दिया कि हमें वो टाइम बाउंड दिया ताकि ये प्रोसेस जो है वो चलता रहे। अब बार बार सवाल ये आता है, आज भी चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया कि जब हम कानून की बात करते हैं, जब हम कानून पर अमल दरामद की बात करते हैं, आगे से काउंटर आर्ग्यूमेंट ये आता है कि आप इलेक्शन रुकवाना चाहते हैं। तो क्या कानून के मुताबिक इलेक्शंस डिमांड करना ये इलेक्शन को रुकवाने के मुताबिक है? ये सवाल तो हमारा रहेगा। आपके सामने है कि किसी जगह पर हमें कोई भी अपॉर्चुनिटी जो है वो नहीं दी जा रही, लेकिन उसके बावजूद हम ये कह रहे हैं कि हम इस इलेक्शन का हिस्सा बनना चाहते हैं। ठीक, अच्छा, अब जो आपकी मुशावरत हुई है, जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज किया कि आप उन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने जाके खान साहब से टिकटों के ऊपर मुशावरत करनी है, अगर आपको बल्ले का निशान नहीं मिलता तो इस वक्त तक क्या पोजीशन है? पार्टी फिर भी इलेक्शन में जाएगी और किस तरीके से जाएंगे? ब्रीफली अगर आप बता सकें। क्या देखिए जी, टिकटों के ऊपर जो मुशावरत है वो खान साहब से बैरिस्टर गौहर अली खान, उन्होंने एक शख्स और रऊफ हसन साहब इजाजत दे देंगे? मेरा नहीं लग ख्याल कि आजकल रऊफ हसन साहब की मर्जी के बगैर बैरिस्टर गौहर साहब कुछ भी करते हैं। पहले तो हमसे भी बात कर लेते थे, आजकल तो कोई मिलते ही नहीं वो। नहीं जी, गौहर साहब जो हैं वो बड़ा अच्छे से इसको मैनेज किया उन्होंने, और बड़ा हेक्टिक एक काम था। पूरे पाकिस्तान के टिकट्स जो हैं वो अकेले शख्स के ऊपर, इसीलिए कमेटी बनाई थी पार्टी ने ताकि लॉयर्स जाके उनकी हेल्प आउट कर सके। हमने उसी लिए जाना था कि उनको हेल्प कर सकें। हमारा किरदार सिर्फ इतना था कि हमने वो जो पार्लिमानी कमेटीज़ की जो लिस्ट हैं जो फाइनल हो चुकी होंगी उनको जाके खान साहब के सामने रखना था। तो ये उन्होंने रखा, और फैसला अल्टीमेटली खान साहब ने ही करना था। पहले दिन से ये वाज़ेह था, और खान साहब ने ही अब जब भी अनाउंस होंगे टिकट्स तो खान साहब का फैसला होगा वो। ठीक है। अच्छा, कोई ऐसा नाम, बड़ा नाम जिसका अभी तक नहीं पता कि ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इलेक्शन लड़ रहा है, जिसको टिकट मिल रहा है, कोई ऐसा नाम है? देखिए जी, कंफर्म इस वक्त किसी का भी कंफर्म नहीं कर सकते क्योंकि वो खान साहब ने अल्टीमेटली फैसला करना है। इलेक्शन में जाना तो कंफर्म है, अगर बल्ले का निशान नहीं मिलता। जी, बल्ले का निशान हो, पहले तो हम बड़े पुरुमीद हैं कि कल हमें बल्ले का निशान जो है वो वापस मिल जाएगा, और उसके बाद अगर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट हर बात पे कहती है कि आप इलेक्शन रुकवाना चाहते हैं, तो ये सबसे बड़ा एक इलेक्शन को रुकवाने का एक वजह हो सकती है कि 70% लोग अवाम जिसके साथ, जिस पार्टी के साथ है, अगर उसका सिंबल ही नहीं होगा तो फिर कैसा इलेक्शन होगा? बगैर भी आप जाने के लिए तैयार? हम हर तरह से तैयार हैं जी। हम इस इलेक्शन में इनको खाली मैदान नहीं देंगे, हम लड़ेंगे इनके साथ। इंतजार पंजोता साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त तो एक छोटी सी से वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। कुछ दिन पहले सेनेट में एक करारदाद पेश की गई जिसमें यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि मुल्क में इस वक्त ऐसे हालात नहीं हैं कि मुल्क में इंतखाबात करवाए जा सकें। इस करारदाद के बाद हमने देखा बहुत सारी सियासी जमातों ने इसके ऊपर तनकीद की, मुख्तलिफ किस्म के बयानात सामने आए। लेकिन अगर आप कुछ अर्सा पीछे चले जाएं तो कौमी असम्बली के अंदर बहुत सारी वो शख्सियात जो आज आपको इस करारदाद के ऊपर तनकीद करती हुई नजर आती हैं, उस वक्त उनकी अपनी हुकूमत 2 सूबों में इंतखाबात के हवाले से क्या मौक़िफ़ रखती थी। मैं चाहता हूं जरा आप ये गुफ्तगू सुने, उसके बाद हम गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। व्हाट इलेक्शन, व्हाट इलेक्शन, व्हाट इलेक्शन, आज बिखरे पड़े हैं इलेक्शन, व्हाट इलेक्शन, क्या हो जाएगा इलेक्शन अगर 3-4 महीने बाद हो जाएगा तो क्या, कौन सी मुसीबत है? जी, आपने सुना, व्हाट इलेक्शन, क्या फर्क पड़ता है अगर इलेक्शन 2-4 महीने आगे चले जाएं? और राना साहब तो फरमा रहे थे कि जिन्नात ही आके इलेक्शंस करवाएंगे। तो अब जो सेनेट में करारदाद आई है उसके ऊपर क्यों इतनी तनकीद हो रही है? एनीवे, इस पर गुफ्तगू करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सेनेटर कौदा साहब, कौदा बाबर साहब, रहनुमा बलोचिस्तान अवामी पार्टी हैं। उन्हीं के एक साथी की जानिब से यह करारदाद पेश की गई थी। सेनेटर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सर, बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, उस वक्त भी जब जो लोग कहते थे कि इंतखाबात को डिले किया जाए तो उनके ऊपर भी तनकीद होती थी। अब आप लोगों के ऊपर भी ये तनकीद हो रही है कि पूरा मुल्क इंतखाबात की तैयारी कर रहा है, बड़ा खुदा करके जो है हमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वजह से एक डेट मिली है, तो क्यों आप लोग इसमें रखना डालना चाहते हैं? हम सर, बहुत शुक्रिया आपका लाइन पे लेने के लिए, और अच्छा कि आपने मेरी याददाश्त ताज़ा करने पे वो सुना दिए, उनकी बातें मैं सुन चुका। देखें, हमने
किसी चीज के लिए ये नहीं कहा है कि इलेक्शन खुदा न खास्ता मुल्क में नहीं होने चाहिए। देखें ना, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, वो पॉलिटिकल पार्टी का इलेक्शन होने के बाद इक्तदार में आना, अपोजिशन में आना, अवाम की खिदमत करना, यही तो काम होता है हम लोगों का। हम क्यों चाहेंगे कि इलेक्शंस ना हो मुल्क में? हम तो इलेक्शंस के बाद ही अपने लोगों की खिदमत कर सकेंगे। हम तो चाहेंगे कि हम जाएं, हुकूमतें बनाएं, हम या हुकूमत में नहीं शामिल हो सकते, अपने लोगों के लिए लेजिस्लेशन करें, कानून साजी करें। इसलिए तो हम लोग पॉलिटिकल पार्टी हैं। तो कोई भी पॉलिटिकल तो फिर पार्टी, सर करारदाद क्यों पेश की आप लोगों ने? देखें जी, करारदाद पेश करने की एक वजह ये थी कि वहां पे मुल्की हालात जो हमने देखे, हमने जो अपने सूबों के हालात देखे। आप देखें, आप सिर्फ जड़ावाला या गुजरात में इलेक्शन नहीं करा रहे, या लाहौर या कराची में या इस्लामाबाद में इलेक्शन नहीं करा रहे। आप तुम मंद, पंजगुर और अवारान और आप अपने बाजोड़ में भी इलेक्शन कराने हैं आपने, पेशावर में भी इलेक्शन कराने हैं आपने। आप क्यों दो पाकिस्तान बना रहे हैं? आप एक पाकिस्तान की तरफ देखें ना, जहां पर एक जगह पर अमन अमान का, सर्दी का इतना मसला है, यकीन करें कि आप लोग मैंने तो बहुत सारे अपने दोस्तों, कुलीग्स को, मैं खुद एनए लड़ रहा हूँ यहाँ से, ग्वादर से, तो मैं बहुत सारे दोस्तों को कहा है, मैंने कहा आओ मेरे इलाके से, पंजाब का कोई दोस्त मुझसे सीट चेंज कर दे, मैं ये करारदाद पेश ही नहीं करता होते। मुझे बताएं कि वहां पर आकर आप इलेक्शन के लिए कैंपेन करने के लिए निकले। मेरे बाजोड़ में आज जो मेरे जवान शहीद हुए हैं पाकिस्तान के, हम लोग पॉलिटिकल पार्टियां कहती हैं, मुझे बड़ा अफसोस होता है सर बोलते हुए ये भी, कि ये देखें 2008 में हमारे इतने शहीद हुए, ये 2018 में हमारे इतने शहीद हुए। खुदा ना खास्ता आप क्या चाहते हो 2024 में भी हम सियासी लोगों की शहादतें दें यहाँ पर बैठ के? तो क्यों नहीं बैठते? पहले क्यों नहीं बैठते? बैठकर इस चीज को कैसे हल नहीं करते कि यहाँ हम सब बैठे, हम लोग ये डिसाइड करें? अगर हम नहीं करते तो इलेक्शन कमीशन। अच्छा सर, अगर आपकी करारदाद, ऑब्वियसली उसमें रेजोल्यूशन तो पास हो गई है, लेकिन इंतखाबात अगर होते हैं और होंगे, अभी तक तो यही पता है कि 8 फरवरी को, तो उसमें हिस्सा तो आप लोग लेंगे? जी बिल्कुल, हम हिस्सा लेंगे। खुदा ना खास्ता किसी को कुछ हुआ तो फिर जिम्मेदार कौन होगा? इसका फैसला जैसे पुराने हमारे शोधा हैं जिनकी जिम्मेदारी आज तक किसी ने नहीं ली। अल्लाह ना करे मेरी जबान में खाक, लेकिन कल कोई और वाकया हो जाता है तो फिर मुझे बताएं उनका जिम्मेदार फिर कौन होगा? फिर मैं कहता हूं, जिस तरह से मिसिंग पर्सन और इनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने लिखवा कर दिया है, ये ऑर्डर किया, ऐसा कुछ ऑर्डर है शायद, मैंने सुना है इसके बारे में कि इस तरह का कोई ऑर्डर हुकूमत को दिया है कि आप लिख कर दें कि पाकिस्तान में आगे मिसिंग पर्सन कोई नहीं होगा। तो हुकूमत वक्त से फिर मैं अपनी तरफ से जरूर ये डिमांड करूंगा कि वो लिख के दें कि इस इलेक्शन में खून खराबा नहीं होगा। ठीक। अच्छा सर, आखिर में अगर आप ब्रीफली ये बता सकें कि ये तासुर मिलता है कि जैसे आप किंग्स पार्टी हैं, ये इल्जामात आपके अपने कोलीग्स आपके ऊपर लगाते हैं जो सेनेट के अंदर और कौमी असेंबली के अंदर मौजूद हैं। पिछले दिनों जरदारी साहब, हमारे जो सादिक संजरानी साहब हैं, उनके मुंह पे बैठ के कह रहे थे कि आपको कोई और लेके आया था। तो ये तासुर किस हद तक दुरुस्त है, या फिर ये आपके खिलाफ एक तरह से एक सियासी पॉइंट ऑफ व्यू है? देखिए, उन्होंने क्या बात की, किंग्स पार्टी की क्या बात की जरदारी साहब से, उस पर मैं बहस में नहीं जाता, वो तो वक्त ही साबित करेगा। अगर आप अभी तो हम लोगों को ये भी कह रहे थे बीच में हमारे लोग कि यार बाप पार्टी तो खत्म हो गई, बलूचिस्तान अवामी पार्टी तो बिल्कुल खत्म हो गई, उसके सारे बंदे मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टियों में चले गए। तो वो अगर किंग्स पार्टी होती तो ये साबित करता है कि कोई किंग्स पार्टी नहीं है, ये हमारी अपनी पार्टी है, ये बलूचिस्तान अवाम की पार्टी है। इस पार्टी का मकसद बनाने का सिर्फ ये है कि हम फेडरेशन में बलूचिस्तान की बात रखें, जो आज भी हम वही काम कर रहे हैं। जो हमारी करारदाद है वो भी इस चीज की अक्कासी है कि हम फेडरेशन में बलूचिस्तान की बात रख रहे हैं। सेनेटर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अब हमें ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। सेनेटर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू काज़मी साहब, थैंक यू। अच्छा सेनेटर साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि सेनेट के अंदर करारदाद आई कि इंतखाबात को मुलतवी किया जाए या कुछ अरसे के लिए इसमें डिले किया जाए, क्या वजह है? क्यों आप सेनेटर साहिबान मुल्क में वक्त के ऊपर इंतखाबात नहीं चाहते? नहीं, सब सेनेटर्स का इशू नहीं है, ये सिर्फ सेनेट में 6-7 सेनेटर्स का जो है ना एक ग्रुप है जो नॉर्मली वहाँ मशहूर है G8 के नाम से। आपने सुना होगा ओल्ड टाइम में शेंजन से पहले ग्रुप ऑफ 7 होता था, फिर तो ये ग्रुप ऑफ 8 एक सेनेटर्स का है जो हर काम अपने मफाद के लिए करते हैं सेनेट में। ये पिछले 6 साल से हुआ है, लेकिन ये अभी एक्सपोज हुए हैं तकरीबन ये 2-3 दिन पहले ऐसी हरकत करने के बाद, जिनके जो हेड हैं वो चेयरमैन सेनेट है। तो ये कोई नई बात है नहीं। उनका हर कदम आप जब देखेंगे, सेनेट की प्रोसीडिंग में आप जाएंगे, उनके बायलाज में जाएंगे,
तो आप देखेंगे कि हर जगह पे यही असर है जो आपने 3 दिन 4 दिन पहले देखा है। ठीक। ये ज्यादा हाईलाइट हुआ है, पहले चीजें हाईलाइट नहीं हुई। अच्छा सर, इसमें यह भी तो है ना, देखें आप कह रहे हैं ये ग्रुप ऑफ 8 या G8 हैं, ये सेनेटर्स जो अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, बड़ी तादाद में दीगर भी वहाँ पे सेनेटर साहिबान मौजूद हैं, तो क्या वजह है कि ये चंद लोग जो हैं वो चीज़ों को डिक्टेट करते हैं? इनके मुकाबले में अगर कोई दूसरी करारदाद आती है तो वो क्यों नहीं, उसके ऊपर क्यों नहीं वोटिंग होती? तो ये कैसे, आप इस चीज़ की इजाज़त कैसे देते हैं कि ईवान के अंदर के चंद लोग चीज़ों को डिक्टेट करें? देखिए, हम तो इजाजत देते नहीं ना। बात आपको पता है कि ये जो रेजोल्यूशन थी वो किस टाइम लाई गई, वो आपको भी पता है। 10-12 सेनेटर्स वहां मौजूद थे, जुमे के बाद लाई गई, तो वो उनकी प्लानिंग में थी। वो 6-7 दोस्त हैं, आपस में वही बैठते हैं, डेली वो बैठ के प्लान करते हैं आज क्या किया जाए। ये तो तसलसल उसका है। आपने देखा होगा जब मार्च 2021 में सेनेट में जब लीडर ऑफ अपोजिशन की बारी आई, तो आपने देखा कि 6 सेनेटर जो बाप पार्टी के थे, उन्होंने जाके वहां फिर वो जो अपोजिशन का अपना दिलावत खान ग्रुप बन गया, उन्होंने जाके वो पीपी को वोट दिया। और जो लीडर ऑफ अपोजिशन जो उस वक्त हक था नून लीग का और आजम नजीर उसका उम्मीदवार था, तो आपने देखा वो यूसुफ रजा गिलानी हो गए। तो यहाँ ये कुछ पार्टियां इनको यूज करती हैं अपने मफादात के तौर पे, फिर इनकी कुछ बातें भी मानते हैं। हम अपनी पार्टी की भी बात करें, हमारी पार्टी की भी जब गवर्नमेंट थी तो इन लोगों की ऐसी हरकतों को हमारी पार्टी ने भी ओवरलुक किया। उन्होंने भी कभी इस चीज को नहीं देखा कि सेनेट का चेयरमैन अपने जाती मफादात में इस हाउस को कैसे यूज करता है। तो ये सब पार्टीज को सोचना चाहिए, हम कभी भी इनको इजाजत नहीं देंगे। ये जो रेजोल्यूशन आई है, मुझे उम्मीद है कि सारी पार्टियां, हमारी पीटीआई तो इंशाल्लाह जल्दी इस पे रेजोल्यूशन जो है वो सबमिट करेगी सेशन के लिए, ताकि सेशन आए और ये करारदाद मुत्तफिका हो जाए कि इलेक्शन 8 फरवरी को होने चाहिए। जो ये तो अभी आम इलेक्शन जो 9 अगस्त के बाद हुए, लेकिन हम तो केपी पंजाब के हवाले से आपको पता है काजमी साहब, हम तो 1 साल से इनको कह रहे हैं, तो हम तो इंशाल्लाह इनको अपोज भी करेंगे, हम वो लाएंगे भी वहां रेजोल्यूशन। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि नून लीग और पीपी जो कहते हैं कि ये रेजोल्यूशन नहीं आनी चाहिए, वो इसके पीछे नहीं है, तो हमें उम्मीद है कि वो पीटीआई के इस मूव को सपोर्ट करेंगे, उसके साथ खड़े होंगे, ताकि जो डेमोक्रेटिक जो ये प्रोसेस है ये कंप्लीट हो जाए, 8 फरवरी को नॉर्मली फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाए। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता है कि वो जो सेनेटर साहिबान भी इस पे बात करते हैं कि जब पीडीएम की अपनी हुकूमत थी तो वो कौमी असेंबली में इस तरह की करारदादें लाते थे कि 2 सूबों में इंतखाबात ना हो। तो अगर वो इस तरह की करारदाद ला सकते हैं तो फिर इन लोगों के ऊपर क्यों इतराज़ किया जाए, ये एक उनका पॉइंट है। लेकिन एक अच्छी खबर आज आई सेनेटर साहब कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ताहयात नाअहली जो है सियासतदानों के लिए वो ख़त्म कर दी है। अब आप इसको किस नज़र से देख रहे हैं? काजिम साहब, पहले तो जो आपने कहा ना कि ये वो हवाला दे रहे हैं कि ये कौमी असेंबली में करा था, तो कौमी असेंबली अलग चीज है। ये स्पेशली इन 5-6 सेनेटर ने कोई ठेका तो नहीं उठाया ना पूरे ऐवान का। 100 सेनेटर्स हैं अपर हाउस में। इनको क्या हो जाता है कि मतलब जब सारा ऐवान खाली हो जाता है, सेशन नहीं होता, तो ये 6 बैठ जाते हैं, फिर अचानक जो भी इनको मूव करना पड़ता है। पहले भी इन्होंने ऐसी करारदादें लाई हैं, आपने देखा होगा। बिल्कुल ये मतलब रिसेंटली कोई महीना 1.5 महीने की बात है, ये ऐसी करारदादें लाते हैं। ये अपने इनके प्लानिंग का ऐसा होता है, इनके बिजनेस का ऐसा होता है, उसी को ये मतलब अपने मफादात को तरजीह देते हैं। बाकी बात आ गई जहां तक सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की, देखें हर वो डिसीजन यहाँ होगा जिससे नवाज शरीफ को फौरी जो है फायदा पहुंचे। लाजमी है, नवाज शरीफ के फार्म ही जब बहाल हो गए तो डिसीजन तो ये आना ही आना था ना। देखिए आप छोटी छोटी चीजों में भी फार्म जो है वो रिजेक्ट हो रहे हैं। आपने देखा पूरे मुल्क में क्या असर किया एसीज ने, डीसीज ने, जिसके लिए हमारी पार्टी पहले ही खिलाफ अपील में गई थी लाहौर हाई कोर्ट में। आपने देखा उसका क्या असर हुआ उस डिसीजन का। अभी ये जो आज डिसीजन आया, ये तो आज आया ना, नवाज शरीफ के फार्म बहाल कैसे हुए हैं, ये तो डिसीजन नवाज शरीफ के लिए है। तो ये तो नवाज शरीफ के जहां भी एक कन्विक्टेड आदमी उसके फार्म बहाल हो जाएं, उसके खिलाफ जो है वो ट्रिब्यूनल में लोग गए, वो ट्रिब्यूनल में फिर जो है वो खारिज हो जाए अपील, तो आप कहाँ जाएंगे। ये तो एक आम सा डिसीजन है, ये आना ही था, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मियाँ साहब को फैसिलिटेट करना है, मियाँ साहब को पाकिस्तान के अवाम पे जो है वो बिठाना है। बेशक अवाम उसको वोट दे न दे, वो तो आप देख रहे हैं इलेक्शन से भाग रहे हैं। कल आपने मौलाना साहब उसके जो बड़े एहतादी हैं, कल तो उसने वो 12 सेनेटर्स की जो रेजोल्यूशन उसको कहा, ये बड़ा कमाल हो गया, ये इलेक्शन नहीं होने चाहिए। तो ये नून लीग, जमीयत उलमा इस्लाम, ये सारे एक ही मतलब जो है वो साइड के लोग हैं। इनको इलेक्शन से भागना है, वो भागेंगे, चाहे इतने 100 डिसीजन आ जाएं।
क्योंकि फैसला पाकिस्तान के अवाम ने करना है, पाकिस्तान का अवाम खान साहब के साथ खड़ा है। अच्छा सर, आप खुद इस वक्त सिंध के अंदर मौजूद हैं, वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ग्राउंड पे क्या कर रही है? इसलिए कि इलेक्शन के आप खुद कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अवाम फैसला करेंगे, तो सिंध में आपको क्या सिचुएशन नज़र आ रही है? देखिए जी, कराची में तो मतलब मुख्तलिफ पार्टीज हैं, पीटीआई भी वहाँ काम कर रही है, नून लीग भी है, सब लोग हैं वहाँ, पीपी की भी थोड़ी बहुत मतलब कराची में प्रेजेंस है, बाकी तो एमक्यूएम की भी है। तो अच्छा बड़ा जो वहाँ मतलब इस वक्त जो बड़ी चीजें सामने आई है वो है आईपीपी ने कोई 45-50 सीट्स पे लोग जो है वो मतलब अपने कैंडिडेट खड़े किए हैं। तो इस वक्त जो वहाँ पीटीआई के मुकाबले में अगर कोई पार्टी काम कर रही तो वो आईपीपी है, एमक्यूएम का भी वजूद है, लेकिन पीपी और नून लीग तो नाम में है, वो अपने मतलब नून लीग तो है ही नहीं, उनके तो 2-3 यूनियन काउंसिल के चेयरमैन आए थे टोटल, जो मतलब ये अभी इलेक्शन हुआ था आपने देखा था, तो वो उनके तो लोग ही नहीं है, बस वो अभी जैसे मियां साहब को फैसिलिटेट किया जा रहा है तो उसी हिसाब से शायद उनको कुछ सीटें मिल जाएं। बाकी इंटीरियर सिंध में तो हालत ये है काजमी साहब कि इनके आरओज ने इतना हशर किया है यहाँ मुखालफों का, खास करके पीटीआई के उम्मीदवारों का, कि किसी का भी फार्म वो बहाल नहीं होने देते। वो आरओज जो हैं वो एज एसी और डीसी एज अ पीपुल्स पार्टी के वर्कर के तौर पर काम कर रहे हैं, बाकी पीटीआई के जैसे वो जानी दुश्मन बने हुए हैं। सेनेटर तो इलेक्शन क्या करवाएंगे? ठीक है सेनेटर सैफुल्लाह अब्लो साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। यहाँ वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, वापस आएंगे तो मुल्क की मईशत के हवाले से कुछ तफसीलात जानने की कोशिश करेंगे। वेलकम बैक जी। इस वक्त हमें माहिर मौशियात खाकान नजीब साहब ने ज्वाइन किया। खाकान साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। अतर भाई, गुड टू बी ऑन योर प्रोग्राम। अच्छा खाकान साहब, हमने देखा कि जब निगरान हुकूमत आई बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लिए गए, इकॉनमी में कुछ चीज़ें हमें बेहतर होती हुई नज़र आई, डॉलर का रेट नीचे गया, इन्फ्लेशन के हवाले से कहा गया कि इन्फ्लेशन भी नीचे जा रही है। लेकिन अब हालिया जो अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के मुताबिक इस बरस भी यानी 2024 में भी पाकिस्तान की जो ग्रोथ है अगर वो बहुत ज़्यादा भी हुई तो 2% के करीब होगी। तो क्या वजह है कि ये इकनॉमिक इंडिकेटर बेहतर नहीं हो रहे? अतर साहब, बात इस तरह से है कि पाकिस्तान ने जो 2023 का सफर है उसको 2 हिस्सों में पूरा किया। एक तो पहला हिस्सा था जिसमें हम कभी आईएमएफ के पास जाते थे, कोशिश करते थे, फिर आईएमएफ का प्रोग्राम ना हुआ और पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर भी बहुत नीचे चले गए और पाकिस्तान की डिफ़ॉल्ट की कहानी शुरू हो गई। बट वो कहानी फिर ठीक हो गई जब आईएमएफ का प्रोग्राम हो गया और हमारे ज़खायर भी बढ़ना शुरू हुए, हमारी जो बाकी मैक्रो इंडिकेटर्स थे वो भी कुछ स्टेबलाइज हो गए हैं। इस वक्त $7.7 अरब के ज़खायर हैं। पाकिस्तान आईएमएफ के प्रोग्राम में है। पाकिस्तान की आईएमएफ की एडजस्टमेंट्स और एस्टैब्लिशमेंट के कुछ काम, स्मगलिंग, होर्डिंग, अफगान ट्रांजिट ट्रेड और डी डॉलराइजेशन, बिल्कुल इसमें क्लैरिटी रखें कि इन दो जो आपके मेजर्स हैं, एक एस्टैब्लिशमेंट के और एक आईएमएफ के अंडर प्राइस एडजस्टमेंट्स के, इन्होंने एक मैक्रो सी स्टेबिलिटी दिया। इसका मतलब है कुछ खसारा संभला है, कुछ आपकी जो एक्सटर्नल की पेमेंट्स हैं उसमें थोड़ी सी तकवीयत आई है तो रिजर्व्स बढ़े हैं। आने वाले 6 माह जो हैं इससे भी जिसे आप कहेंगे हमारे लिए इस तरह के हैं कि हमें आईएमएफ के प्रोग्राम में रहना है, हमें एक अच्छा बजट बनाना है और तीसरा ट्रांजिशन जो पाकिस्तान ने करना है वो एक आपको पता है 8 फरवरी को पॉलिटिकल ट्रांजिशन है। ठीक है, अगर ये 3 ट्रांजिशंस पाकिस्तान अतर साहब कंफर्टेबली कर लेता है, बगैर डिलेज के कर लेता है, आईएमएफ का एक नया प्रोग्राम भी हमें लेना है, यानी कि इस प्रोग्राम को कंप्लीट करके एक नए प्रोग्राम में भी जाना है, तो फिर तो स्टेबिलिटी जो है वो बरकरार रहेगी। फिर आपने सही बात सामने रखी कि ग्रोथ इज अ सेपरेट थिंग। उसके लिए जो मेजर्स लेने हैं वो बहुत डीपर हैं और बहुत मीडियम टर्म है। वो ना आईएमएफ से आने हैं ना ही एस्टैब्लिशमेंट के जो हमने इमीडिएट स्टेबिलिटी के मेजर्स हैं वो वहां से आने हैं। वो एक डिफरेंट स्टोरी है पाकिस्तान की जो आने वाली हुकूमत को अगले 5 साल में लिखनी है। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी है कि जो हमारा डेट है उसके हवाले से कहा जाता है कि ये टिकिंग टाइम बॉम्ब है। इवन कि जो हमारा अंदरूनी कर्जा है दिन ब दिन उसमें भी इजाफा हो रहा है। निगरान हुकूमत ने इतना ज़्यादा उस कर्जा लिया, उसके हवाले से भी फिगर्स सामने आ रहे हैं। तो ये क्या वजह है कि अंदरूनी कर्जा जो है हम उसके ऊपर भी काबू नहीं कर पा रहे? अतर साहब, आपने एक बहुत ही बुनियादी चीज़ सामने रखी है। पहला रिफॉर्म लॉन्ग टर्म तकवीयत के लिए, मुल्क के लिए
पाकिस्तान का मालियाती खसारा संभालना है। ये मालियाती खसारा इस साल अगर 7-7.5% या 8,000 अरब रुपया होगा तो आप उतना कर्जा जो है ऐड करते चले जाएंगे। और पिछले 6 माह इवन जो केयर टेकर्स के अंडर गुजरे हैं वो भी ऐसे ही थे। उसके लिए बहुत सवियर एक्सपेंडिचर रिफॉर्म्स, बहुत सवियर टैक्स के रिफॉर्म्स, डेवोल्यूशन को फॉलो करना और पाकिस्तान का एग्जिस्टिंग डेट जो है उसकी रीप्रोफाइलिंग कराना ताकि कुछ 5 साल के लिए तकवीयत मिले। ये सब मुश्किल काम है। अतर साहब, जो आपने 6 माह में काम किए हैं वो अगेन आपको एक तरह से बैंडेज से अगर थोड़ा डीपर आप कह लें तो आपने कुछ सुइंग कर दी है कि जो ब्लीडिंग हो रही थी उसको कुछ संभाला जाए। पर इन द डीपर सेंस ऑफ द वर्ड आज भी आपकी एक्सपेंडिचर का बहुत बड़ी कैफियत ऐसी है कि आप बोरो करेंगे तो आप कर्जा देने के लिए जो पिछला कर्जा और मार्कअप है तो उसके काबिल होंगे। फेडरल फिजिकल फ्रेमवर्क जो है यानी कि हमारा जो बजट है फेडरल का वो इतना ब्रोकन है कि इवन कर्जा देने के लिए भी हमें कर्जा लेना पड़ेगा, यानी कि पुराना कर्जा वापस करने के लिए एवरीथिंग एल्स, डेवलपमेंट बजट, डिफेंस, हमारी सब्सिडीज, हमारी ये सारा कुछ जो है ये ऑन बोरोड फंड्स है। ये अच्छी सिचुएशन नहीं है। सो ये रिफॉर्म तो आने वाली हुकूमत को करने पड़ेंगे। अच्छा सर, अब आम शख्स जो है इन सारे फिगर्स में, इन सारी बातों में वो कब देखेगा कि उसको रिलीफ मिलेगी? इसलिए कि इन्फ्लेशन अभी भी हम देख रहे हैं, उसमें कोई ज़्यादा कमी नहीं आई। बिजली की कीमत हो जाए, गैस की कीमत हो जाए, हर चीज़ की कीमत में इजाफा हो रहा है। तो आम पाकिस्तानी को कितने अरसे तक ये सोचना पड़ेगा कि जनाब इतना मुश्किल अरसा है, उसके बाद शायद हमारे लिए कोई आसानी आ जाए? अतर साहब, ये आपने वो बात सामने रखी है कि अब आम से ऊपर भी चले जाएं तो रियली अगर हम ऑनेस्टली बात करें, मिडिल इनकम अर्नर्स जो हैं वो भी हर्ट हो गए हैं इस वक्त, क्योंकि इन्फ्लेशन की जो सतह पिछले 16 महीने में चल रही है, आई थिंक उसने हर एक की कॉस्ट ऑफ लिविंग और मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर की कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को बहुत तकलीफ दी है। मैंने अभी एक ट्वीट किया और पीपल लाइक अस हैव टू स्पीक ऑनेस्टली, और मैंने ये कहा कि इन्फ्लेशन इज अ होम ग्रोन इशू। इसको हम इस चीज़ पे डालें कि सिर्फ दुनिया की कैफियत की वजह से यहाँ इन्फ्लेशन हो रही है, ये दुरुस्त नहीं होगा। पाकिस्तान की कमज़ोर पैदावारी सलाहियत, पाकिस्तान की इनएफिशिएंसीज एनर्जी बोथ गैस एंड पावर सेक्टर में, और तीसरा पाकिस्तान के बढ़ते हुए मालियाती खसारे जिसकी वजह से नोट छापने पड़ते हैं, ये बड़े अंसर हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान में इन्फ्लेशन है। मैं आज भी और मैं पिछले 16 माह से ये कह रहा हूँ लोगों को कि प्लीज़ अपनी खर्चों को मिनिमाइज कीजिए, अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए। अब आपका बेटा, आपकी बेटी अगर ट्यूशन दे सकते हैं, मैं बहुत सतही गुफ्तगू नहीं करना चाहता, इसलिए मैं वाकई लोगों को ये कहता हूं, तो उनको कहिए कि बेशक एफएससी की हुई है तो मैट्रिक की ट्यूशन दे दें, ठीक है। बिजली की बजाय आप स्वेटर पहने। अभी भी हालात जून तक मुश्किल हैं, उसके बाद ये जो कीमतों का बढ़ना है इसकी शरह में कुछ मुमकिन कमी हो जाएगी। ठीक है डॉक्टर खाकान नजीब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन कर। आपने सुनी डॉक्टर साहब की बातें, माहिर मौशियात हैं, वो ये कह रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको रिलीफ मिलेगा तो वो इतना आसान नहीं है। हर किसी ने अपना अपना हिस्सा डालना है। अब आने वाली जो हुकूमत है उसने भी बहुत सारी चीज़ों को देखना होगा। अब देखते हैं कि इंतखाबात के बाद एक कैसी हुकूमत आती है और वो हुकूमत हमारी मईशत को कैसे संभालेगी, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है। एनीवे, कल आप लोगों से दोबारा इसी टाइम पे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।